बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। नई सुबह, नई उम्मीदें और बहुत सारे नए ख्वाबों के साथ जी उठा पाकिस्तान। मैं हूँ आपकी होस्ट अनाम, जो उम्मीद करती हूँ, दुआ करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, मुस्कुराते रहिए, आपका दिन गुजरे अच्छा। ख्वाब सब देखते हैं, मैं आप। कुछ ख्वाब ऐसे होते हैं जिनके बारे में हम सोचते हैं ये मैं सोच तो रहा हूँ लेकिन ये होगा कैसे, ये तो कोई कर ही नहीं पा रहा, ये तो किसी से हो ही नहीं पा रहा। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो कहते हैं कि वाओ, जो लोग ड्रीम करते हैं या जो मैं ख्वाब देखता हूँ, मैं उनकी ताबीर लोगों को बन के दिखाऊँगा। ऐसे ही एक सच्चे पाकिस्तानी, पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले, खुदा की बनाई हुई इस कुदरत को जो है वो बहुत करीब से देखकर अपने मुल्क के नाम को रोशन करने वाले एक ऐसे ही नौजवान हमारे साथ आज प्रोग्राम में मौजूद हैं, जिनसे इंशाल्लाह कुछ ही लम्हों में मैं आपकी मुलाकात कराऊंगी। अल्लाह की कुदरत के जब हम नज़ारे देखते हैं तो ये दरिया, ये दरख्त, ये पहाड़ हमें बहुत पसंद आते हैं, लेकिन जब हम पहाड़ देखते हैं तो हमारी नज़रें यूं ऊपर तक जाती हैं और हम सोचते हैं कि कौन होगा जो इन पहाड़ की बुलंदियों तक पहुंचते होंगे, और ख़ास तौर पर वो प्यारे लोग जो अपने मुल्क का फ्लैग जाकर वहाँ पर जो है वो लगा कर आते हैं, इन चोटियों को सर करते हैं, समिट करते हैं। ऐसे ही एक पाकिस्तानी जिन्होंने किलर माउंटेन राका पोशी को कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत ही डेडली, बहुत मुश्किल होता है इसे सर करना। और अगर मैं पाकिस्तान की हिस्ट्री की बात करूँगी तो इज़ द सेकेंड मैन। इससे पहले जो है वो कर्नल शेर खान थे, जिन्होंने 1979 में पहली बार जो पाकिस्तानी थे जिन्होंने राका पोशी को सर किया था। एंड अब जो है माशाल्लाह से वाजिदुल्लाह नागरी जो हैं, इन्होंने ये दूसरे पाकिस्तानी हैं जिन्होंने इस डेडली माउंटेन को सर किया है। और इंशाल्लाह आज जब इनसे मुलाकात होगी तो हम इनसे ये जानेंगे भी कि इस पूरे सफ़र में इनको कितनी मुश्किलात का और कितनी एक्साइटमेंट का जो है वो सामना करना पड़ा। सो बग़ैर किसी वेट के लेट्स इनवाइट हिम कि आ जाइए और हम आपसे इनकी मुलाकात कराते हैं। सो इन्होंने राका पोशी को सर किया है। हमारे साथ मौजूद है माजिदुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मैम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो GTV का बहुत शुक्रिया आज अपने स्टूडियो में मुझे बुलाने का। प्लीज़ बैठिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का कि आप लोग इतने प्यारे लोग हैं, इतना बेहतरीन काम कर रहे होते हैं और पाकिस्तान के नाम को रोशन कर रहे होते हैं। सो आज से कुछ टाइम पहले अगर मैं पूछूं, वो ख्वाब या वो ख्वाहिश जिसने आपको ये सर करने पर, इतनी डेडली माउंटेन सर करने पर मजबूर किया, वो क्या था? क्यों सोचा कि मैं ये करूं? सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह कि ये मेरे घर की पीक थी। आप गिलगित बल्तिस्तान से हैं? हाँ, मैं उसी पीक के नीचे मेरा घर है, रका पोशी के नीचे मेरा घर है। मैं डिस्ट्रिक्ट नगर से मेरा ताल्लुक़ है। नाम तो आपने बता दिया, वाजिदुल्लाह नगरी। तो क्योंकि हमारे इलाके से इतने क्लाइमर्स कोई है ही नहीं, क्लाइमिंग में कोई नहीं है, तो हमेशा से मुझे एक था कि मैं ये रका पोशी क्लाइम कर लूँ। अच्छा। तो अल्लाह का शुक्र है, बस मुझे मौका मिला, इस पर कामयाबी मिली। अच्छा, क्योंकि जब हम माउंट एवरेस्ट की या K2 की बात करते हैं, डेफिनेटली हाईएस्ट जब आप पीक की बात करते हैं तो उनका भी जिक्र होता है, लेकिन इसे डेडली कहा जाता है कि ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। ऐसा क्यों है? ये क्यों कहते हैं इसके बारे में? असल में इसके ऊपर मुहिमजोई बहुत ज़्यादा होती है। ओके। तो ये बेस कैंप से टॉप तक ये काफ़ी, मतलब इसके डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो ऊपर नीचे है, आप 5000 पे जाते हैं, फिर 4500 पे आते हैं, फिर 5000 मीटर पे जाते हैं, 5500 मीटर पे जाते हैं, फिर 5000 पे आते हैं। ये यानी ऊपर नीचे होना पड़ता है। और वॉल्स है इसके ऊपर, आइस वॉल्स बहुत ज़्यादा है, रॉक वॉल्स है, इस तरीके से काफ़ी मतलब लंबा है। तो इसलिए इसके ऊपर लोग बहुत कम जाते हैं। और एक और चीज़ें भी है कि मैं अमूमन कहता हूँ कि किसी भी पीक पे क्लाइंबिंग के लिए बंदा चला जाता है तो उसके बेस कैंप पहुँचने तक 4 से 5 दिन लगते हैं। ओके। रका पोशी के 3, 4, 5 बेस कैंप लगते हैं। एक दिन में आप उस बेस कैंप में पहुँचते हैं और जितना भी वो मुहिमजोई होती है
वहाँ बेस कैंप से लेके टॉप तक वो सारा क्लाइंबर्स को खुद ही करना पड़ता है। ऑल राइट। इस वजह से बहुत मुश्किल है ये। इससे पहले इस तरह का कोई एक्सपीरियंस था आपका? जी इससे पहले काफ़ी मतलब मैं गोल्डन पीक है नगर के अंदर, वो इस कर्दो से साइड से भी क्लाइंब होती है, नगर से भी होती है। तो वो मैंने 2 मरतबा अटेम्प्ट की भी है, 2014 में, 2017 में, 2019 के अंदर फिर ब्रॉड पीक वर्ल्ड में 12वें नंबर पे हैं, पाकिस्तान में चौथे नंबर पे हैं, 8047 मीटर है, वो मैंने की हुई है। ये मेरा मतलब चौथी पीक है। अच्छा, क्यों सोचा, कैसे डिसाइड किया, कुछ प्लान था? बहुत बड़े नाम है हमारे मुल्क में, तो सीखने की कोशिश की और सीखते सीखते क्लाइंबिंग के साथ स्टार्ट की करके बस अल्लाह का शुक्र है यहाँ अच्छा, पर आ ये गया। इसको करने का कैसे डिसाइड किया, क्या हुआ था, प्लान किया पूरा कि मुझे नहीं, ये मैं जब यहाँ से गया, हाँ। जाने के बाद फिर मैंने, क्योंकि मतलब ख़ानदान भी पहाड़ों में ही हम पहाड़ों वाले लोग हैं आप लोग हैं, और दूसरा फैमिली भी दादा अब्बू ये सारे शिकार से रिलेटेड थे, और हम भी जाते रहते थे उनके साथ, तो काम ही वही था। उसी तरह का कोई काम मैंने ढूंढना था, तो मुझे ये चीज़ नज़र आई, और अपने इलाके के अंदर मतलब कोई इस तरह के लोग भी नहीं थे, और मेरे चारों तरफ। अच्छा, तो जब डिसाइड किया कि आज मैं राका पोशी जा रहा हूँ, तो वो कैसे था? दोस्तों को, फैमिली को बताया कि मैं ये करने जा रहा हूँ? पिछले तकरीबन 5-6 साल से मैं ये ढूंढ रहा था कोई एक्सपीडिशन अच्छा। राका पोशी पे, तो ढूंढ रहा था। मैं इस साल स्पांतिक पे था क्लाइंबिंग के लिए अगस्त में, तो वहाँ से वो क्लाइंब नहीं हो सका, वो मौसम ख़राब होने की वजह से नहीं हो सका। हम नीचे आए तो मेरा एक दोस्त है राजा तारिक, उधर गिलगित के हैं, नगर के हैं, तो उन्होंने मुझे कॉल किया रकापोशी के लिए कोई एक्सपीडिशन आई है, अगर आपने ज्वाइन करना है। ओके, तो मैंने कहा मैं ज़रूर करूँगा, मैं आ रहा हूँ, उनको 1-2 दिन रोक दो। अच्छा। तो मैं जब वहाँ चला गया तो वो ऑलरेडी चले गए थे बेस कैंप, मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई, तो उनके पीछे जाके फिर मैंने उनसे पूछा। अच्छा, बेस कैंप गए उनसे मिलने? हाँ, उनसे बेस कैंप चला गया उनसे मिलने के लिए, तो उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, हमें भी एक बंदा चाहिए। ओके। तो मतलब हमें क्लाइंबिंग पार्टनर चाहिए। मैंने कहा कोई मसला नहीं है, मैं आपका क्लाइंबिंग पार्टनर ही हूँ, कोई मसला नहीं है। मैं नीचे आके फिर सारा सामान लेके फिर जाके उनके साथ अटैच हो गया। मैं इनको नहीं जानता था, न ये मेरे कोई क्लाइंट थे, न इनका मैं कोई हाईपोर्टर था, तो बस इतनी सी मुलाकात हो गई थी, बस बेस कैंप से साथ चले गए। अच्छा। तो उनके साथ करते गए, अल्लाह का शुक्र है। मतलब कितने दिन में उनके साथ फिर आपने बेस कैंप से सफ़र को शुरू किया? तो ये कितने आपने दिन में ये सर किया? हमने टोटल जो हमारा एक्सपीडिशन डेज थे तकरीबन 18 दिन का, हमारे पास 18 से 20 दिन का सामान था। ओके। टेंट्स थे, अच्छा उसके साथ उसके साथ हम स्टार्ट हो गए। स्टार्ट होने के बाद वहाँ से 3 दिन तो हमें ABC और कैंपन के दरमियान लगे, तो कुछ साथियों के तबीयत भी सही नहीं थी। अच्छा। शुरू से ही उनके सही थे, लेकिन बहुत हिम्मत वाले लोग थे, टेक्निकल लोग थे, काम को समझने वाले लोग थे, तो लेकिन हिम्मत नहीं हारी उन्होंने भी। फिर करते करते 9 दिन में हम टॉप पे पहुंच गए। ओके। 9 दिन में टॉप पे पहुंच गए। फिर 10वें दिन उसके मिडल में कैंप है, उधर रहे 11वें दिन। अच्छा, तो ये क्योंकि जैसे जैसे आप हाइट पर जाते हैं ऑक्सीजन लेवल कम होता है, और फिर चढ़ाई के लिए एक स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है, एक ताकत की, ऑक्सीजन आपको प्रॉपर मिल नहीं रहा और आपको स्ट्रेंथ की भी ज़रूरत है, तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है अपनी बॉडी मैनेजमेंट को, मैकेनिज़्म को समझना। तो कितना चलते थे, फिर रुक जाते थे, क्योंकि आपने कहा कि इसमें ऊपर जाके फिर अगेन एकदम से आप नीचे आते हैं, तो बीच में ऐसा लगा हौसला कहीं आप कमज़ोर पड़ा कि मैं कैसे कर सकूँगा, ये तो बहुत ही मैं मुश्किल जगह पर आ गया हूँ, इस तरह की कभी सोच आती है इस तरह के काम करने नहीं, में? बस एक चीज़ें कि एक बंदा सॉरी एक यही काम करना चाह रहा है, तो ये सारी चीज़ें ख़तरा, मतलब ऊपर से पत्थर आना, एवलांच आना, ये सारी चीज़ें बेस कैंप में छोड़नी पड़ती है। ओके। बस हमने ये काम करना है तो करना है। हाँ, इतनी भी मतलब बेवकूफ़ी नहीं करते हैं कि ऊपर से एवलांच आ रहा, पत्थर गिर रहे, बर्फ़ गिर रही है, तो इस तरह का नहीं होता। फिर हम इंतज़ार करते हैं, मौसम का इंतज़ार करते हैं, रास्ता बनाते हैं अपने लिए, कैंप लगाते हैं, प्रॉपर एक तरीका होता है, उस हिसाब से हम
चले लेकिन जाते बस ये होता है जल्दी से जल्दी जो है वो ऊपर पहुंचा नहीं, जाए, नहीं आराम से सुकून से जितना जितना मतलब लोग समझते हैं कि बस भागते हुए गए, ऐसा नहीं है। ओके। ये बिल्कुल इतना सुस्त काम है, तो देखने वालों को ऐसा लगता है कि बस ये परिंदे के लिए जाते हैं, परिंदे इस तरह आते हैं। बहुत ही स्लो जाना पड़ता है, हर चीज़ को फूक फूक के आपने और ये जो सामान आपके साथ होता है, इसमें क्या क्या चीज़ें जो आपको लगता है कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट हैं अगर आप क्लाइंबिंग कर रहे हैं या आप ऐसी कोई चीज़ करना चाह रहे हैं? आप खाने पीने के लिए क्या अपने साथ लेके गए थे? सेफ्टी के लिए आपने क्या किया था? हर चीज़ होती है हमारे साथ। कैंप्स होते हैं, स्लीपिंग बैग होता है, मैट्रेस होता है, पानी की बोतल होती है, हेडलैम्प होती है। इस तरीके से खाने पीने की आजकल तो बहुत आसान हुआ है, क्योंकि ड्राई फूड मिल जाता है। ड्राई फ्रूट्स मिल जाते हैं। ड्राई फ्रूट नहीं, ड्राई फूड मिलता है। ड्राई फ्रूट टिन फूड्स जो मिलते हैं आपको, टाइप हाँ। के बिल्कुल मिलते हैं। उसको बस पानी गर्म करके उसके अंदर डाल दो तो आपका खाना तैयार हो जाता है। चावल हो गया इस तरीके, फिर सूप्स वगैरह ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके से हर चीज़ वो आपके पास होती है, सिर्फ आपके पास वज़न थोड़ा सा ज़्यादा होता है। अच्छा, तो वजन उठा के चलना, ऊपर की तरफ जाना, बिल्कुल वो थोड़ा सा जो है वो मुश्किल। तो जो आपके साथ दो और लोग थे, वो भी कहीं बीच में हौसला हार रहे थे कि नहीं हम नहीं कर सकते, हमने नहीं जाना, ऐसा होता है बीच में? इनके साथ शुरू से ही एक चीज़ थी कि मतलब उनको समझ नहीं आ रही थी कि हम जाएं नहीं जाएं। ओके। तो इस वजह से मतलब उनके कुछ मामलात भी इस तरह थे कि हम अगर ऊपर क्लाइम नहीं कर सके, पता नहीं इस तरह के वो थे। जब मैं उनके पास चला गया तो वो मुतमईन हो गए। उन्होंने कहा कि क्योंकि एक तो वेट का बहुत ज़्यादा इशू था, उनको समझ नहीं आ रही थी कि दो बंदे तकरीबन डिवाइड बाय ऊपर से कैंप वगैरह सारा फूड अगर ऊपर लेके जाए तो कोई 55 केजी वज़न होता था उनके ऊपर। जब मेरे जाने के बाद वो वज़न डिवाइड हो गया तो हमारे ऊपर आ गया 42 केजी ईच, इस तरह आ गया तो वो उनके लिए एक प्लस पॉइंट हो गया और आसानी हो गई। आसानी होने के बाद फिर उन लोगों ने कहा नहीं अब हम कर सकते हैं, अब हम कर सकते हैं, हमें तो सपोर्ट। बाकी मेरे से अच्छे मतलब टेक्निकल थे वो लोग। अच्छा, कोई ऐसा पॉइंट आया बीच में जहाँ लगा हो आपको कि ये तो बहुत कोई मुश्किल एक्सपीरियंस की, अगर मैं इन पूरे दिनों की बात करूं, कोई ऐसा पोर्शन, कोई ऐसा पार्ट जहां पर ज़्यादा एनर्जी लगी हो, जहां ज़्यादा मुश्किल आई हो उस चीज़ को क्लियर करने में? हाँ, समिट पुश पे हर पहाड़ पे बहुत मुश्किल होता है। आखिरी जो दिन होता है तो उस वक़्त आपको जाके वापस आना होता है और दिन मतलब जज्बे का दिन होता है, खुशी भी होती है और तकलीफ़ भी बहुत ज़्यादा होती है। उस दिन आपने भागना, वाकई में जो कहते हैं ना, भागना होता है। मौसम को देखना होता है, देखने के बाद आपको भागना होता है, उस दिन तकलीफ़ होती है। अच्छा, वहाँ जब आप पहुँचे थे तो वो जो फीलिंग थी वो डेफिनेटली मतलब बयान नहीं हो सकती, लेकिन उस खुशी का वो जो एहसास था वो मैं ज़रूर इनसे पूछूंगी कि हमसे शेयर करें। एक ब्रेक लेते हैं और आपसे मिलेंगे ब्रेक के बाद इंशाल्लाह। जी उठा पाकिस्तान। जी नाज़रीन, एक बार फिर से आप सबको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहती हूँ। और आज जो है वो प्रोग्राम में आपकी मुलाकात हो रही है कुछ ऐसे प्यारे लोगों से जिन्होंने अपने अपने टैलेंट के हिसाब से जो है वो ना सिर्फ अपनी फैमिली का बल्कि पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने किलर माउंटेन राका पोशी को सर किया। माशाल्लाह ये दूसरे पाकिस्तानी हैं। सो एक बार फिर से वाजिदुल्लाह को हम खुश आमदीद कहेंगे और आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। हम सब आप पर बहुत फ़ख्र करते हैं। एंड क्योंकि ये जो दौर है टेक्नोलॉजी का दौर है और जब आप किसी सिचुएशन से गुज़र रहे होते हैं ना, तो शायद आप उस चीज़ को ज़्यादा बेहतर तरीके से महसूस कर पाते हैं। इसका अंदाज़ा भी आपको होगा जिन मेहमानों से मैं आपको मिलवाऊंगी। ये एक ऑर्गेनाइजेशन माशाल्लाह से इन्होंने बनाई है जिसमें ये ऐसे लोगों की हेल्प करते हैं जो फ़िज़िकली किसी तरह की डिसेबिलिटी का शिकार होते हैं या बायोनिक जो है उनके लिए पार्ट्स जो हैं वो बनाते हैं। तफसील मैं इनसे ही जानूँगी। हमारे साथ मौजूद हैं bionics.org से इनके को फाउंडर हैं उवैस हुसैन कुरैशी। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। CEO हैं उवैस इस बायोनिक्स की। एंड इसके साथ साथ हमारे साथ माज जाहिद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप दोनों? खैरियत से हैं?
ऑल राइट, बायोनिक्स मास से शुरू करते हैं। बायोनिक्स क्या है? बेसिकली बायोनिक्स एक ऐसी कंपनी है जो कि डिफरेंट एबल्स जो कि किसी ना किसी तरह की डिसेबिलिटी का शिकार होते हैं, ठीक है, अपर लिम्ब या लोअर लिम्ब, ठीक है, ये उनको दोबारा हम लोग इनेबल करते हैं बाय प्रोवाइडिंग दिस बायोनिक आर्म्स। अच्छा, मतलब हाथों का प्रॉब्लम है अगर किसी के साथ, या टांग में किसी भी तरह का फॉल्ट है, तो आप उनको बायोनिक हैंड्स और बायोनिक फुट्स प्रोवाइड करते हैं। ओके, ऑल राइट। और आप खुद भी इस चीज़ से बेसिकली मेरा तो सिनेरियो ऐसे होता है कि मेरा हाथ फिजिकली यहाँ चैलेंज हैं yes, आप भी? अच्छा, ठीक है। तो प्रीवियसली आई वाज द बेनिफिशियरी ऑफ बायोनिक्स। ओके। तो क्योंकि मैं तो पंजाब से हूँ एक्चुअली, फुल आई एम फ्रॉम लाहौर, तो अच्छा। मैं इनके पास आया था अराउंड 1.5 ईयर अगो। Okay. इलेक्ट्रोक्यूशन की वजह से मेरा हाथ इम्प्यूट हुआ था, तो मैं इनके पास बायोनिक काम के लिए आया किस था। वजह, कैसे हुआ आपका? इलेक्ट्रोक्यूशन हुई थी, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से। अच्छा, करंट लगा था, कैसे, क्या कर रहे थे आप? बेसिकली फैसलाबाद गया हुआ था एक मीटिंग के लिए। Okay. तो वहाँ पे जो फ्लैट थे वो इलीगल बने हुए थे, तो हाई टेंशन वायर पास थी। उफ, तो लाइट गई है, तो बैल्कनी में गए, तो एकदम लाइट आई है, तो लाइट आने के बाद वापस रूम में जाने से पहले मैं बैल्कनी में गया हूँ फाइनल वो हवा लेने के लिए। तो ये हाथ मैंने हवा में उठाया, ऊपर उठाया, और ये मैंने हाथ फ्रेंड के शोल्डर पे रखा था, तो ये हाथ मेरा वायर ने खींच लिया था। सो 11,000 वॉट्स सर्वाइवल ऑफ तो आई वॉज अनाउंस डेड ऑन दैट स्पॉट एक्चुअली, क्योंकि एक डॉक्टर वहाँ पे फ्रेंड साथ था, उसने तो अनाउंस कर दिया था कि बॉडी के पास कोई ना जाए, करंट हुआ तो दोबारा खींच लेगी। बट द थिंग इज कि अल्लाह ताला ने ज़िंदगी लिखी हुई थी एक, तो उस वक्त दोबारा सांस आई, फील हुआ कि नहीं, एक दफ़ा ब्लैक होल से वापस आने वाला सिनेरियो हुआ। तो जब उन्होंने उठाया तो फिर हम लोग वहाँ पे काफ़ी कोरोना वाली सिचुएशन थी, हॉस्पिटल्स में से जस्ट अच्छा, ये अभी रिसेंटली हुआ है? लास्ट ईयर हुआ है। ओके, ऑल राइट। चलें, शुक्र है अल्लाह का, ज़िंदगी है तो सारी चीज़ें हैं। सो उवैस, उनके साथ तो मास्क के साथ एक इंसिडेंट हुआ, बट आपने कैसे सोचा कि इस चीज़ को स्टार्ट किया जाए और इस तरह के जो फिज़िकली चैलेंज लोग हैं उनकी लाइफ को थोड़ा ईज़ प्रोवाइड किया जाए? देखें, सबसे पहले जो हमने स्टार्ट की थी, तो मैं और मेरे साथ जो फाउंडर थे अनस नियाज़, सो हमने 2016 में एक कंपनी स्टार्ट की थी, एक प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग डेवलपमेंट फर्म थी। सो हमारे पास एक बच्चा आया जो 5 साल का बच्चा था, उसका नाम मीर बयान बलोच था। तो मीर बयान बलोच की फैमिली ने हमें अप्रोच किया, उन्होंने कहा कि जब आप प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग डेवलपमेंट करते हैं तो मेरे बेटे के लिए एक प्रोस्थेटिक आर्म क्यों नहीं बनाते। तो हमने जब वो पहला आर्म बनाया, ये बच्चा है, ये मोमना है, ये मोमना है। अच्छा, ओके, ऑल राइट। और आप, अच्छा, उन बच्चे का, उनके वालिद ने आपसे इस ख्वाहिश का इजहार किया? बिल्कुल ऐसे ही है। तो जब हमने वो आर्म डिज़ाइन किया, तो वो फर्स्ट आर्म हमने उसका भी आयरन मैन थीम पे डिज़ाइन किया था 2016 में। और जब हमने उसको किया, तो जब हमने रिसर्च एंड डेवलपमेंट की, हमें पता चला कि पाकिस्तान तो छोड़ें, हमारे पास साउथ ईस्ट एशिया में इसका सोल्यूशन अवेलेबल नहीं है। जिसको सोल्यूशन कहते हैं वो 2.5 kgs के डम और मैकेनिकल प्रोस्थेटिक हैं, जिसके लिए आपको एक पूरी जैकेट पहननी पड़ती है। 2.5 मतलब उसको कैरी करना ही इट्स वेरी डिफिकल्ट, उससे काम क्या लिया जाएगा फिर? यही कि वो एक पनिशमेंट थी रादर देन एक सोल्यूशन के। एक शख्स को 10 से 12 घंटे वो आर्म वेयर करना है अपनी डेली लाइफ के अंदर, सर्वाइकल इश्यूज क्रिएट होते थे, शोल्डर प्रॉब्लम हो सकता है, और आपने लेफ्ट आर्म को बहुत मूव करना है, तो आपके पिंच मूवमेंट होगी और बहुत छोटी सी माइनर मूवमेंट, और आपने इतना लोड अपने साथ कैरी करना है। ओके, तो ये आपके ग्रुप ने मिलकर इस चीज़ को डिज़ाइन किया। अच्छा, वो मुझे जो उन्होंने इस वक्त वेयर किया हुआ है वो मुझे डिफरेंट लग रहा है, ये एक आप और भी लेकर आए हैं। ये मुआज़ भाई के पास अब एक नहीं, मुआज़ भाई हैव लाइक वी कैन से लाइक 3 hands, so मुआज़ भाई हैव अ चेंजिंग कैपेबिलिटी। अच्छा, so there are 2 different variants। अच्छा, so अब हमने जो आर्म्स डिजाइन किए वो 200 to 300 ग्राम्स के आर्म्स हैं। अच्छा, ये इसकी भी मूवमेंट है? ओके, ऑल राइट, माशाल्लाह। ये जो आप लोगों ने, आई डोंट नो कि आपने कमर्शियली कितना इस चीज़ से आप लोगों को फ़ायदा पहुंचा है, लेकिन वो जो दुआएं और वो जो कामों में आसानियां जो मिलती होंगी ना, जो फिज़िकली चैलेंज लोग हैं, वो आप लोगों ने अपनी दूसरा जहां है ना, उसके लिए आपने बहुत सारा माशाल्लाह से काम कर लिया है, और इसके लिए मैं आप लोगों को मुबारकबाद दूंगी। एंड स्पेशली जितने लोग देख रहे हैं, अगर वो भी उनकी फैमिली में, उनके दोस्तों में, उनके रिश्तेदारों में इस तरह के फिज़िकली चैलेंज लोग मौजूद हैं, तो आप उनके लिए भी ये चीज़ें बनवा सकते हैं और आप इन लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं। भाई साहब, आप देख रहे हैं पाकिस्तानी क्या क्या काम कर रहे हैं, नित नए आप देखते हैं और सोचते हैं और करते हैं। सो ये इन्होंने किया, और माशाल्लाह से ये इनके लिए एक फ़ख्र की बात है। तो जब आप गए, वहाँ पहुँचे थे,
तो सबसे पहले तो सजदा शुक्र किया होगा, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल। उसके बाद पाकिस्तान का झंडा लहराया वहाँ, बिल्कुल। क्या क्या एहसास था उस वक्त? बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि एक तमन्ना होती है कि अपना परचम को वहाँ लेके जाए। तो वहाँ लेके गए तो हमें क्योंकि वहाँ पहुँचते पहुँचते 9 दिन लगे थे और हमारा पास बहुत ही कम एनर्जी थी, बैटरियों की, कैमरों की। अच्छा, ये बहुत ही मुश्किल काम था वहाँ से बचाते। मैंने मोबाइल के लिए यहाँ के जेब बनाया था नीचे से, अच्छा। और शोल्डर के नीचे एक जेब बनाया था, उसके अंदर मोबाइल रखा था। जब उसको मोबाइल निकाला तो एक स्टेप रह गया था। ओके, एक 15-20 तस्वीरें खींची, उसके बाद वहाँ पे वो भी ख़त्म हो बैटरी गया। डेड हो गए। तो उसके बाद फिर चीज़ें समेट ली। 10 मिनट में अकेला रहा वहाँ पे, ओके। क्योंकि वहाँ से पूरा तकरीबन जीबी का सेंटर होता है वो। तो 8000 की जो पीक्स है वो सारी नज़र आती है, और आखिरी टाइम था मगरिब के करीब। कैसा लग रहा था कि मैं सबसे इतने ऊंची जगह पे बैठा हुआ हूँ? बस एक मैं पहले भी कह चुका हूँ, ये बयान नहीं हो सकता है। तो एक ऐसा महसूस, और उस वक्त मौसम भी आहिस्ता आहिस्ता क्लोज होना शुरू हो गया था। ओके। तो ऐसा लग रहा था कि हम खला में हैं। अच्छा, मतलब मौसम ज़्यादा हाँ, मतलब सख्ती हो गई थी नहीं, मौसम की? दूर दूर से नज़र आ रहे थे ना, नीचे काफ़ी जगह खुली हुई थी, लेकिन दूर दूर से वो आ रहे थे, मतलब बादल आ रहे थे। तो हमें ऐसा लग रहा था कि हम भी खला में हैं। तो फिर शाम हुई, शाम होने के बाद फिर नीचे लाइटें जब ऑन हुई तो जो दिन को नज़र नहीं आ रहे थे जगह, वो सारे जगह भी नीचे नज़र आए। गिलगित, नगर, स्कर्दो की कुछ जगह, उस तरफ पे चित्राल की कुछ पहाड़ियाँ, इस तरह बहुत पूरी तो खुली कुदरत दुनिया। के नज़ारे, अल्लाह की वो सारी चीज़ें आपने देखी। वापसी उतरते हुए आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम भी हुआ? हाँ बिल्कुल, वहाँ से आए हम लोग, उस रास्ते में एक जगह में हमने इग्लू बना के उसके अंदर हम इग्लू वो बर्फ का भी हाँ, बनाया बर्फ़ का था? ना, इस तरह खड़ा सा बना के उसमें हम रहे। वहाँ टेंट नहीं लेके गए थे। तो उसमें भी सर्दी होती होगी, लेकिन बस हवा से बच जाओ। नहीं, हवा से हमने अपना को वो अपने आप को बचाना है, क्योंकि right। आखिरी पोर्शन में थोड़ा सा हमारा ये हुआ था कि मैं कह रहा था कि हम टेंट लेके जाएंगे, वो साथी कह रहे कि नहीं हम करके आ जाएंगे। तो लेकिन करके आने में हमें 2 दिन लगे। 2 नाइट्स हमने ऊपर कर दी, ओके। तो नहीं हो सका। तो वापसी में फिर वहाँ के एक नाइट करके नेक्स्ट डे हमने 5200 पे उतरना था, और नेक्स्ट डे 12 बजे से पहले ये सारा कार्रवाई करना था। हम दूसरे दिन जब हम उठने लगे तो हम तकरीबन जाम हो गए थे सारे, वो नहीं हो रहे थे। हमें धूप की ज़रूरत थी, बॉडी नम हो गई नम हो गई थी बिल्कुल। तो धूप की ज़रूरत थी, तो हम थोड़ा सा लेट निकले। तो मैं थोड़ा सा जल्दी निकल रहा था, साथी जो मेरे थे वो थोड़ा सा लेट निकले, क्योंकि वो बहुत तेज़ चलते थे। अच्छा। बहरहाल वहाँ से नीचे आए, नीचे आके उस कैंप के अंदर जहाँ पे 6900 मीटर पे जो हमारा कैंप लगा हुआ था, उसके अंदर आए। आने के बाद जो अपने लिए पानी शानी पिया, पीने के बाद उसको टेंट को पैक किया। पैक करके मूव करने लगे तो फिर क्या हुआ? मौसम ख़राब हो गया? मौसम ख़राब हुआ। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ ये मैं भी जानना चाहती हूँ, आप भी जानना चाहते हैं, लेकिन हम जानेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा जी उठा पाकिस्तान में। जी नाज़रीन, एक बार फिर से आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वाजिदुल्लाह, राका पोशी को सर करने वाले। इसके साथ साथ जो है बायोनिक से भी हमारे साथ उवैस हुसैन एंड माज मौजूद हैं। आप लोगों को एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। एंड हम वो सफ़र सुन रहे थे कि आप राका पोशी से नीचे आए और उसके बाद आपको लगा कि मौसम की अब सख्ती आ चुकी है। फिर कैसे आप लोगों ने? हमने वहाँ से टेंट शेंट पैक करके मूव करने लगे। तकरीबन 20 से 30 मीटर हम नीचे आ गए थे। इतनी शदीद तूफ़ान स्टार्ट हो गया कि मतलब एक दूसरे 15 मीटर हमारे पास रोप थी, वहाँ पे हमने उस वक्त हमने अपने आप को सेव किया हुआ था। तो वो हमारे ऊपर वो अच्छा नहीं वो नहीं हो रहा था कि पीछे वाला उठ के मेरे ऊपर दूसरे के ऊपर। सेफ्टी के लिए रोप्स और जो कुल्हाड़ियाँ वगैरह ही इस्तेमाल कर रहे थे? नहीं, हमने टोटल हमारे पास 65 मीटर रोप थी, उसमें से 15 मीटर हमने एक जगह में फिक्स की हुई थी। अच्छा। वो मोंग सेट कहते हैं, वहाँ पे एक जगह है, उस पर फिक्स की थी। टोटल हमारे पास 15 मीटर रोप थी, वो हमने अपने लिए रेस्क्यू के लिए रखा हुआ था। हम बगैर रोप के चल रहे थे पूरे थ्रू उस पहाड़ पे। तो वहाँ पे हमारा एक साथी ने कहा कि नहीं, इसको हवा बहुत तेज़ चल रही है,
तो हम एक दूसरे के साथ बांध के चलेंगे। तो मैंने कहा हम वॉल पे हैं, अगर एक गिरेगा तो अगला बंदा उसको भी साथ लेके जाएगा। सही। उसने कहा नहीं, आइस क्रूज लगाते हुए जाएंगे लेकिन सेफ्टी में जाएंगे। मैंने ठीक है कहा, क्योंकि वो बड़े प्रोफेशनल लोग थे। तो इतने में जब ये बात करके हम चलने लगे तो सबसे पीछे वाला जो बंदा था वो उठ के नीचे, मैंने आइस स्क्रू लगा के सेव किया था, मैं आगे था, वो उठ के सीधा मेरे पास आ गया हवा की वजह से। ओह। तो फिर वहाँ हमने फैसला किया कि नहीं, हम दोबारा उसी टेंट में जगह में जाएंगे, जाके टेंट लगाएंगे, जब तक मौसम साफ नहीं होगा हम नीचे नहीं उतर सकते। तो फिर आप लोग नीचे की तरफ, आपको चोट लगी? नहीं, चोट नहीं लगी। मेरा उस वक़्त मेरा जो नाखून था वो निकल चुका था, ऑलरेडी निकल चुका था, उसके नीचे ज़ख्म बना हुआ था। ओहो। तो वो ज़ख्म जो है वो मैं उसको ठीक वो हिफाजत नहीं कर सका। हम वापस कैंप पे दोबारा उधर कैंप पे चले गए, जाके वहाँ पे हमें तकरीबन 3 दिन हम फंसे रहे वहाँ पे, बिल्कुल स्टक हो गए। तो उस वक्त सोशल मीडिया पे भी यहाँ चल रहा था, शायद आप लोगों ने देखा होगा। तो उस दौरान मैंने अपने अंगूठे पूरे सिचुएशन ऐसी थी कि एक अंगूठे के पीछे भागना नहीं हुआ, तो बार बार बाहर निकलना होता था, टेंट साफ़ करना होता था, टेंट तो नहीं बस उसका दरवाज़ा यूँ साफ़ करना होता था। तो उस टाइम पे बस एक टाइम पे थोड़ा दर्द हुआ, दर्द होने के बाद सुन्न हो गया। बिल्कुल ही पता नहीं मेरा अंगूठा है या नहीं है। फिर मैं आराम से 2-3 दिन बैठा रहा, और जो मेरे साथी थे वहाँ पे उनका भी एनर्जी का बहुत इशू था, क्योंकि उनके जिस्म में पानी ख़त्म हो गया था, डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाता। फिर अब आके आपने इसको जो है हाँ नीचे आए, वहाँ से फिर तीसरे दिन नीचे आए, फिर नीचे आके उसके आर्मी के अस्पताल में जाके ये 15 दिन इतना बड़ा जो है वो माशाल्लाह से कारनामा अंजाम दिया। लेकिन वो कहते हैं ना कि छोटी छोटी सी चीज़ें, छोटी छोटी सी तकलीफ़ें तो आती हैं, और अल्लाह ताला आपको सेहत दे इंशाल्लाह। इसी तरह से आप और भी जो चोटियाँ हैं आप उन्हें सर करें। मैं उवैस की तरफ आऊँगी। उवैस, इतना बता दीजिए, जो इस वक्त देखने वाले लोग हैं उनमें से कुछ ऐसे लोग जो अपनी फैमिली के या अपने फ्रेंड्स के लिए इस तरह के बायोनिक जो है यूनिट्स बनवाना चाहते हैं, तो वो किस तरह से आप लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं, और फाइनेंशियली इसकी क्या कॉस्ट आती है? अच्छा देखिए, इसके लिए किसी के शख्स के अगर कोई इस तरह की एम्पुटेशन है, आर्टिकुलेशन है, तो हाथ है, पैर है, टांग है, ये बनवाई जा सकती है। हाथ और टांगे दोनों बनवाई जा सकती है। हाथों में एक उंगली के मिस होने से लेके शोल्डर तक, डिसआर्टिकुलेशन तक, तमाम का सोल्यूशन हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह अवेलेबल है। और इसके लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, bionics BIONIKS.org। और इसकी कॉस्ट क्या आती है? जिस तरह से अभी जो है मास्क थोड़ा सा आप अपना हाथ अगर उठाएंगे तो थैंक यू सो मच। और आप देख सकते हैं ये एक जो है इनकी एल्बो से लेकर ये चीज़ पूरा हैंड इनका बनाया गया है। तो ऑलमोस्ट कितनी कॉस्ट आती है इसकी? इसकी कॉस्ट जो है वो 3.5 लाख रुपए है पाकिस्तान के अंदर। इंटरनेशनली अगर हम इसकी कॉस्ट देखें तो $15,000 से इसकी कॉस्ट स्टार्ट होती है। दैट्स ऑलमोस्ट लाइक 40-45 लेकिन आप लोग यहाँ पे 3-3.5 लाख रुपए में बना, और जो लोग ये भी अफोर्ड नहीं कर सकते फिर वो क्या करेंगे ये अमाउंट? इस कॉस्ट के अंदर वारंटी के साथ साथ हम तमाम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, और जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनकी एक लिस्ट मेंटेन होती है। ठीक है। जो लिस्ट उन लोगों तक पहुंचाई जाती है जो इसको स्पॉन्सर करना चाह रहे हैं, या कोई CSR कंपनी है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं पाकिस्तान में जो दर्द दिल रखते हैं, एहसास रखते हैं, ये लोग फिर उनसे कांटेक्ट करते हैं और उनके ज़रिए आपके मसले को हल किया जाता है। तो नाउम्मीद नहीं होना, कांटेक्ट ज़रूर करना है। अमाज़, आप बैठे हैं, गिटार आपके पास रखा है और अभी तक आपने हमारी मॉर्निंग गुड नहीं की है। वैसे तो हो गई आप लोगों से मिलके, तो आप मेरे देखने वालों के लिए कुछ प्ले कीजिए। आज माज आपके लिए कुछ प्ले करेंगे अपने स्टाइलिश अंदाज में। गाना वाना भी गाते हैं आप या सिर्फ प्ले करते हैं? नहीं, मैं सिर्फ प्ले करता हूं, क्योंकि प्रीवियस कोई पंजाबी गाना, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, पंजाबी तो नहीं है लेकिन मैं अभी वाजिद से भी पूछ रही थी, आप प्ले कीजिए।